Good morning, all of you. I am Dr. Neeta Misra, Assistant Professor, School of Education, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, हमारा कोर्स है बीएड स्पेशल एजुकेशन और इसका जो 5th पेपर्स है आपका इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़। इसका जो ब्लॉक पहला है वो है आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़ नेचर नीड्स एंड इंटरवेंशन। इसकी जो पहली यूनिट्स है वो यूनिट है आपकी डिफिनीशन टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। तो इसमें एक हमारी डिसेबिलिटीज़ है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिगम अक्षमता। लर्निंग डिसेबिलिटी ऐसी डिसेबिलिटीज़ है कि जो हमारे न्यूरो से कंसर्ट है, यानी ये न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ है। ये इस डिसेबिलिटीज़ में जो बच्चा ग्रसित होता है उसका आईक्यू लेवल सामान्य बच्चे यानी 90 से एबव भी हो सकता है। आप सभी ने आइंस्टीन का नाम सुना होगा, रूजवेल्ट का नाम सुना होगा, एडिसन का नाम सुना होगा। ये जो महान लोग हैं जिनकी मैं बातें कर रही हूँ, ये सब भी इसी डिसेबिलिटी से ग्रसित थे। तो ज़रूरत हमें क्या है, इन बच्चों का आइडेंटिफाई करना, इनको जल्दी से जल्दी हम इनको पहचान कर लें। अगर हम इन्हें पहचान कर पाएँ तो हम इनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्हें सुपर व्यवस्था, सुपर फैसिलिटी यानी जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर ले तो ये बच्चे अपना अचीवमेंट कर सकते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ऐसी डिसेबिलिटीज़ है जो कि साइकोलॉजिकली अफेक्टेड होती है। मीन्स ये इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही टिपिकल होता है। पेरेंट्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उनके बच्चे में ये डिसेबिलिटीज़ है, और क्लासरूम में टीचर्स के लिए भी ये चैलेंजिंग हो जाता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि बच्चा जो है वो लर्निंग डिसेबल्ड है और उसके लिए हम कक्षा कक्ष की किस प्रकार से व्यवस्था या स्ट्रेटजीज अपनाएं। तो आज हमारा जो ये यूनिट है इसको कंप्लीट करने के बाद जो हमारा आउटकम है वो ये होगा कि हम अधिगम अक्षमता क्या होता है, किसे हम अधिगम अक्षम कहते हैं तथा उसके क्या प्रकार हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हमने आइडेंटिफाई कर पाए कि ये बच्चा जो है लर्निंग डिसेबल्ड है और इसमें हम अर्ली इंटरवेंशन कर सके। तो इस आउटकम को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली हम लोग डिफाइन करेंगे कि अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं। अधिगम अक्षमता आप जैसे समझ रहे हैं ये दो वर्ड से बना, अधिगम और अक्षमता। अधिगम मीन्स सीखना और अक्षमता मीन्स क्षमता में कमी, यानी अधिगम अक्षमता यानी क्षमता में उनकी कमी। मतलब अधिगम अक्षम बच्चे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पास सारी एबिलिटीज़ है लेकिन उनका कंट्रोल रुक गया है। हम एक एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छा रन बना सकता है और वो बहुत अच्छा प्लेइंग भी कर सकता है, लेकिन हो क्या रहा है, उसके जो बल्ला दिया गया है वो बल्ला टूटा हुआ है। सेम यही कंडीशन है, बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा है, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, सब कुछ बेटर्स है, लेकिन जो का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ है, जिसके कारण वो अपनी क्षमता के अनुरूप अचीवमेंट गेनिंग नहीं कर पाता है और उनके जो लिखने पढ़ने या उनके गणितीय क्षमता में समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसे हम लोग अधिगम अक्षमता के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अधिगम अक्षम कोई भी बालक या बालिका है, वो उनका जो मैंने बताया कि उनकी जो सामान्य बौद्धिक है वो सामान्य से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उनके जो सीखने की क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण उनके संबंधित व्यवहार या अदर फील्ड में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हम उसे अधिगम अक्षमता के क्षेत्र में रखते हैं। अधिगम अक्षम बच्चों की क्या विशेषता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा अधिगम अक्षम है या इसे सीखने में समस्या है। तो पहला हम ये देखेंगे कि जो उनका लेवल है, चाहे उनका एज लेवल है या उनका आईक्यू लेवल है या उनकी क्लासरूम लेवल है, उसमें उनकी जो प्रदर्शन क्षमता है वो निम्न स्तर की पाई जाती है।
हम ये भी देखते हैं कि वो किसी भी कार्य को करने में, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हो या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो या किसी चीज़ को ऑब्जर्विंग की समस्या, तो इन सब समस्याओं से वो ग्रसित होते हैं। उनका जो बिहेवियर है वो एडजस्टेबल नहीं होता, वो दूसरों के साथ सही तरह से व्यवहार करने में असफल होते हैं। साथ ही उन्हें किसी भी बात पे जजमेंट लेने में भी समस्या होती है, वो अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाते हैं और उनमें अटेंशन की भी कमी होती है। किसी भी बाहरी जो इन्वायरमेंट है या बाहरी बैरियर्स है उससे वो अफेक्टेड हो जाते हैं, जिससे उनका ध्यान जल्द ही भंग हो जाता है। साथ ही साथ उनके कार्य करने की जो गति होती है बहुत ही सुस्त और धीमी होती है और उनकी जो रिजल्ट्स आते हैं, जो उनका फॉर्मेट होता है, जो उनका अचीवमेंट होता है वो सही नहीं होता, उसमें त्रुटियां पाई जाती हैं। ये कक्षा में इन्हें एक विषय या अधिक विषयों में भी समस्याएं हो सकती हैं और ये अपने काम में लापरवाह होते हैं, अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और इनकी जो सामान्य से अधिक सक्रियता या न्यूनतम सक्रियता होती है, मीन्स ये हाइपर एक्टिव भी होते हैं या ये बहुत ही न्यून स्तर के भी हो सकते हैं। इनकी जो स्मरण शक्ति होती है वो काफ़ी कम होती है और ये इमोशनल भावनात्मक रूप से काफ़ी अफेक्टेड होते हैं। इनका जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी प्रभावित होता है और ये ग्रुप में कार्य को संगठित रूप से करने में इन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ में इनको किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, प्रत्यक्षीकरण करने में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी को कॉजिंग कर रहा है। मुख्यतः से हम लोग बात करें कि प्रकारों की, तो लर्निंग डिसेबिलिटी को हम 3 प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा पठन कौशल विकृति, जिसको हम लोग डिस्लेक्सिया कहते हैं। दूसरा आपका है लेखन कौशल विकृति, जिसे हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं। और तीसरा हमारा है गणितीय कौशल विकृति, जिसे हम लोग डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की मुख्यतः अधिगम क्षमता को हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला हम लोग डिस्कशन करेंगे डिस्लेक्सिया या पठन कौशल विकृति क्या होती है और ये लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे को कैसे कॉजिंग करती है। पठन कौशल विकृति या डिस्लेक्सिया जो होता है, इसके अंतर्गत आप जैसा पिक्चर में देख रहे हैं, ये मोस्टली जो अधिगम अक्षम बच्चे होते हैं 80 to 90% बच्चे इस प्रकार की डिसेबिलिटी से कॉजिंग होते हैं। इस डिसेबिलिटी के अंतर्गत बच्चे के पढ़ने की समस्या उत्पन्न होती है, वो शब्दों का सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। कुछ शब्दों को तो वो बहुत जल्दी बोल देते हैं या कुछ शब्दों पे वो रुक जाते हैं, बहुत हकलाहट के साथ वो शब्दों का उच्चारण करते हैं। इनका जो मेनली प्रॉब्लम होता है वो विभेदन करना, शब्दों का, वर्णों का ये विभेद नहीं, ये ध्वनियों में विभेदन नहीं कर पाते। डिस्क्रिमिनेशन करने में इन्हें समस्या होती है, जिसके कारण ये शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ऐसे बच्चे या तो रुक रुक कर पढ़ते हैं या ऐसे बच्चे पढ़ते समय शब्दों को या तो छोड़ देते हैं या उसमें कुछ नए शब्दों को इंक्लूड कर लेते हैं। इन्हें कई शब्दों में कंफ्यूजन होता है, वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे बी और डी, ऐसे शब्दों में वो लेफ्ट या राइट इन सब चीज़ों से अफेक्टेड हो जाते हैं। सा को वाच पढ़ना, क्लियर को अनक्लियर, इन सब चीज़ों में वो डिस्क्रिमिनेशन, विभेदन नहीं कर पाते हैं। इनके क्या लक्षण है, कैसे हम क्लासरूम में आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये बच्चा जो है वो डिस्लेक्सिया से प्रभावित है। तो कुछ बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे इन्हें वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है, मीन्स इनका जो ध्वनि है उसमें विभेदन नहीं कर पाते हैं, कौन सी साउंड किसके लिए यूटिलाइज हो रही है, ये इनको इसमें डिस्क्रिप्शन करने में समस्या उत्पन्न होती है। इनमें एकाग्रता की कठिनाई होती है, पढ़ते समय ये स्वर वर्णों का लोप कर देते हैं, यानी उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कुछ शब्दों को ये बिल्कुल खत्म कर देते हैं। कभी कभी ये शब्दों को उल्टा या अक्षरों को
क्रम में न करके इधर उधर करके पढ़ते हैं। जैसे हम कह सकते हैं नाम की जगह ये मान, साग की जगह ये सावक, ऐसे ऐसे शब्दों में कुछ शब्दों को छोड़ देते हैं या कुछ शब्दों को आगे पीछे करके ये उच्चारण करते हैं। इनकी भी स्मरण शक्ति काफ़ी कम होती है क्योंकि इनमें शब्दों का भंडारण नहीं होता है, इनमें शब्दों में विभेदन करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इनके पास शब्दों की कमी होती है। इसलिए ये भाषा का अर्थपूर्ण संप्रेषण नहीं कर पाते। कहाँ पर कैसे किस वाक्य को कंप्लीट किया जाए इसकी इसमें अक्षमता पाई जाती है। साथ ही साथ ये उच्चारण करने वाली ध्वनियों में विभेद नहीं कर पाते, इसलिए कई प्रकार की ध्वनियों का कहीं दूसरी जगह प्रयोग करते हैं जिससे कि सही ढंग से इनका पठन नहीं हो पाता और ये पठन की समस्या से अफेक्टेड रहते हैं। हम लोग दूसरा देखें डिस्ग्राफिया, जो लेखन संबंधी समस्या है, तो अधिगम बच्चे इस समस्या से भी ग्रसित होते हैं। इस समस्या के अंतर्गत आने वाले बच्चों की जो लिखावट होती है वो काफ़ी गंदी और भद्दी होती है। वो लाइन या क्रम में न लिखकर शब्दों को ऊपर नीचे करके भी लिखते हैं। साथ ही साथ इन बच्चों की स्मरण शक्ति या कॉपी करने की क्षमता में भी कमी होती है, जिससे ये स्पष्ट लिखे हुए शब्दों को भी सही ढंग से नहीं लिख पाते और इनका जो वाक्य संरचना है उसमें भी व्याकरण की त्रुटियां पाई जाती है। इन बच्चों के कुछ लक्षण हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे लिखते समय ये बच्चे आपस स्वयं में बातें करते हैं क्योंकि इनमें रिकॉलिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो किस शब्द को कहाँ पे उसके बाद यूज करना है ये भूल जाते हैं, इसलिए ये स्वयं से बातें करते हैं। साथ ही साथ ये अशुद्ध वर्तनी एवं अनियमित रूप और आकार वाले अक्षरों का प्रयोग करते हैं। पठनी होने पर भी वो सही ढंग से किसी भी चीज़ की कॉपी नहीं कर पाते। लेखन सामग्री चाहे वो पेंसिल हो या पेन हो वो सही ढंग से पकड़ नहीं पाते और जो उनकी कॉपी है उसे बहुत ही पास यूज करते हैं, जिससे कि उनकी लिखने की राइटिंग जो है वो इफेक्टेड होती रहती है। लाइनों को ये ऊपर नीचे लिखते हैं और शब्दों के बीच अनियमित गैप छोड़ देते हैं। मीन्स एक शब्द लिखते हैं उसके बाद काफ़ी गैपिंग के बाद दूसरे शब्द का ये प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार की अगर किसी बच्चे में प्रॉब्लम हो तो हम कह सकते हैं कि वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। हम लोग तीसरा बात करते हैं गणितीय कौशल विकृति या डिस्कैल्कुलिया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारा अधिगम बच्चा है वो गणितीय समस्या से ग्रसित होता है। मीन्स उससे गणितीय चिन्हों से समस्याएं होती हैं। वो जोड़ घटाना गुणा भाग इन सब करने में उससे गलतियां होती रहती हैं। वो गणितीय जो चिन्ह होता है प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन इन सब चीज़ों को समझने में अफेक्टेड होता है, वो उसे जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इसलिए उसका कैलकुलेशन काफ़ी प्रभावित होता है। इसके कुछ लक्षण है उस पर हम लोग फोकस करें। अंगगणितीय संक्रियाओं में इन्हें चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है। साथ ही इनको किसी चीज़ को काउंटिंग करना हो तो ये अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं। मोस्टली ये काउंटिंग करने में अपनी उंगलियों को यूटिलाइज करते हैं, जिसके कारण इनका गणितीय कैलकुलेशन कम होने के कारण ये किसी प्रकार की वित्तीय योजना या बजट जैसे चीज़ों को पूरा करने में या बनाने में इन्हें कठिनाई होती है। ये बैंकिंग वर्क में भी काफ़ी वीक होते हैं, उसको वो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और इन्हें दिशा का ज्ञान होने में भी भ्रमित होते हैं। ये दिशा का सही ढंग से ज्ञान नहीं कर पाते। तो अगर इस प्रकार के बच्चों में कुछ लक्षण कुछ समस्याएं दिख रही हो तो हम उसे कह सकते हैं कि ये आपका डिस्कैल्कुलिया यानी गणितीय कौशल विकृति से ग्रसित बच्चा है। तो इस प्रकार से हमने मोस्टली 3 प्रकार की जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं उस पर डिस्कशन किया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया। डिसलेक्सिया जो बच्चे के पढ़ने वाली समस्या थी, डिस्ग्राफिया जो बच्चे की जो लेखन संबंधी समस्या थी और डिस्कैल्कुलिया जो उनकी गणितीय समस्या थी। तो इस प्रकार की जो समस्याओं से ग्रसित बच्चे होते हैं वो अधिगम अक्षमता की श्रेणी में आते हैं। अधिगम
बच्चों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम और भी पहचान सकते हैं कि बच्चा अधिगम अक्षमता से ग्रसित है। यहाँ पे हम लोग इमोशनल एबिलिटी, जो इनका भावनात्मक क्षमता होती है, उसमें काफ़ी कमी पाई जाती है। ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेकर ये बहुत अट्रैक्टिव मोड में वर्क करते हैं, और इनमें अटेंशन की कमी होती है, ध्यान भंगिता होती है, छोटी छोटी चीज़ों में इनके ध्यान भंग हो जाते हैं। साथ ही इनकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मीन्स इनके सुनने की भी क्षमता में कमी होती है। ये किसी भी चीज़, कभी कभी इनकी सेंसरी डिसेबिलिटी इन्हें कॉजिंग कर लेती है, जिसके कारण इनकी सुनने की क्षमता अफेक्टेड हो जाती है। सुनने की क्षमता अफेक्टेड होने के कारण ये शब्दों में विभेद करना इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। ये विभिन्न ध्वनियों में विभेद नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें ऑडिटरी ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है। इसके साथ ही इन बच्चों में कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम होती है। ये ओरल कम्युनिकेशन यानी मौखिक उच्चारण करने में भी अक्षम होते हैं, क्योंकि इनके में भाषा की कमी होती है, शब्दों का इनमें भंडारण नहीं होता, जिसके कारण ये अपना कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। साथ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अमौखिक संप्रेषण में भी इन्हें समस्या होती है। ये संकेतों के माध्यम से, भावों के माध्यम से या भाव भंगिमा के माध्यम से किए गए संकेतों को ये नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इसकी इनमें कमी पाई जाती है। साथ ही साथ इनमें लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषा का भी अभाव होता है, और ये सोशल इमोशनल बिहेवियर में भी इनको समस्या होती है, क्योंकि इनके भाषा की कमी होती है, शब्दों की क्षमता में कमी होती है, और इनका इमोशनल एबिलिटी भी इफेक्टेड होता है, जिससे ये सोसाइटी के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ सही ढंग से व्यवहार भी नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ इनका जो ओरिएंटेशन है, अपने को प्रेजेंट करना, कहीं अपने को एक्सप्रेस करना, किसी कार्य में अपने को इन्वॉल्व करना, अपनी एबिलिटी को शो करना, वहाँ पे भी इन्हें समस्या होती है। ये अपने को ड्रॉप आउट करते हैं, विभिन्न चीज़ों में ये एक्टिवेट नहीं होना चाहते, और जहाँ पे इन्हें पुश किया जाता है या प्रेस किया जाए तो ये कभी कभी हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण थे जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये बच्चे जो है लर्निंग डिसेबिलिटी से कॉजिंग हो रहे हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी का हम लोगों ने मुख्य रूप से तीन प्रकार से हमने लर्निंग डिसेबिलिटी इस यूनिट में देखा, जो था हमारा डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया एंड डिसकैल्कुलिया। डिसलेक्सिया में हमने देखा कि पठन संबंधी समस्याओं से बच्चे कैसे ग्रसित होते हैं, और दूसरा हमारा डिस्ग्राफिया यानी लेखन संबंधी समस्याओं को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे ये जान पाए कि बच्चा जो है लर्निंग डिसेबिलिटी से कॉजिंग कर रहा है। और डिसकैल्कुलिया यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इनको जो समस्याएं होती हैं, जिनके कारण इनका जो रिजल्ट होता है वो अफेक्टेड होता है, उसको हम कैसे इन बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाए, और आइडेंटिफाई करने के बाद यानी इनकी पहचान करने के बाद हम कैसे इंटरवेंशन करें, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो मुख्य रूप से हमारा मोटिव था इस यूनिट का कि हम लर्निंग डिसेबिलिटी को पहचानें, क्योंकि ये हिडन डिसेबिलिटी है, सामान्य बच्चे की तरह ये बच्चा भी होता है, इसका आईक्यू लेवल सामान्य बच्चों के समान ही होता है, और कभी कभी सामान्य बच्चों से ज़्यादा भी होता है। इनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमारा ये रोल है कि एज ए टीचर हम उसे आइडेंटिफाई करें। जब हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि बच्चे में इस प्रकार की डिसेबिलिटीज है, तो हम उसके लिए स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं, और इनकी टीचिंग लर्निंग को काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आज का हमारा यूनिट यहीं पे क्लोजिंग होता है। हम लोग यहाँ पे ये जान चुके हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, उसके क्या प्रकार हैं, और कैसे हम उसे आइडेंटिफाई करें। अब नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है उसमें हम लोग वो कौन से टूल्स हैं जिससे हम इनका असेसमेंट कर सके, हम एज वाइज आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग कैसे असेसमेंट किया जा सके, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सके कि लर्निंग डिसेबल्ड बच्चा किस प्रकार की डिसेबिलिटी से कॉजिंग है, और उसके लिए कैसे स्ट्रेटजी डेवलप किया जाए। तो ये हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। थैंक यू।